हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाउंडेशन में आपका जनवरी 25 के जो पेपर्स हुए थे उसमें लॉ वाला जो पोर्शन है, मेरा पार्ट वही है, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये आपका जनवरी 2025 फाउंडेशन लॉ पेपर है। पेपर ठीक ठाक आया था, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन था वो नॉर्मल पार्ट से हटके था और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके वो यूनिट 3 पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया, जो नॉर्मली नहीं होता है। पर पेपर डिफिकल्ट नहीं था। देखो सबसे पहला पार्ट ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, इनकी वैलिडिटी डिस्कस करनी है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अपना आंसर जस्टिफाई करो। इसके आंसर में आपको प्रोविजन और कंक्लूजन ये दो पार्ट लिखना है। तो सबसे पहला, Mrs. Priya pays a sum of rupees 10,000 to a marriage bureau to provide information about the prospective grooms for her daughter's marriage. मतलब मिसेस प्रिया की बेटी की शादी करवानी, तो इसने एक मैरिज ब्यूरो से कहते हैं इसमें कांटेक्ट किया और कहा कि सर आपको मैं 10,000 दूंगी, ये एक लड़का है, इसकी इंफॉर्मेशन कहते हैं इसमें दे दो। तो देखो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट वाले पार्ट पर इसको सॉल्व मत करना, आप आईसीए के मॉड्यूल में चेक करना, उन्होंने मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट जो दे रखा है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके जस्ट नीचे एक नोट करके पॉइंट दे रखा है। वो कह रहा है मैरिज ब्यूरो वाले केवल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, वो ब्रोकर वाला जो और मोर प्रोएक्टिव रोल है वो प्ले नहीं करते। तो मैरिज ब्यूरो वालों के साथ जो एग्रीमेंट बना जा रहा है वो एग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। तो ये तो आपका कौन सा एग्रीमेंट हो गया, वैलिड। अगला लेते हैं, भारत एग्रीज विद जॉन टू सेल इज व्हाइट बुल। देखो हिंट क्या आया, दोनों ही पार्टीज को नहीं पता है कि बुल ऑलरेडी कहते हैं इसमें क्या है, डेड है। तो इसका मतलब दोनों पार्टी मिस्टेक कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं, ऋषभ ने अपने शॉप की गुडविल ओमकार को 10 लाख में सेल किया, प्रॉमिस किया नॉट टू कैरी ऑन सच सिमिलर बिजनेस विद इन द लोकल लिमिट्स। अगर आप सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाओगे तो क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, पर उसका एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या तो टाइम या स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। ये स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स है तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, वैलिड। A property worth rupees 2 lakh was agreed to be sold for just 25,000 by a person of unsound mind। देखो यहाँ हिंट आ गई, अनसाउंड माइंड के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड। ये बात आपका सेक्शन 12, थोड़ा सा रेफरेंस सेक्शन 11 का दे दो, कॉम्पिटेंट पर्सन में साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड नहीं है। अगला पोर्शन, हार्मोनी फाउंडेशन एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज। मेन काम की बात लेते हैं, कंपनी इज रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी, मतलब ये क्वेश्चन किस पे है, एनपीओ पे, ठीक है, इसको लाइसेंस मिल गया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वो ट्रांसफर करना चाहती है किसको, मैसर्स एलएमपी एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म, इसकी मेंबर। देखो दो प्रोविजन दिख रहे हैं, सबसे पहला सेक्शन 8 कंपनी में क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है, आंसर है यस। नंबर 2, क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट अपने कहते हैं इसमें मेंबर को ट्रांसफर कर सकती है, आंसर है नो, ठीक है। अब एक कंप्लेंट कहते हैं इसमें इसके मेंबर ने
फाइल की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सुना और डायरेक्शन दे दिया कि सर इसको बंद कर दो, इस बेसिस पे कि इसकी पार्टनरशिप मेंबर फॉर्म मेंबर नहीं हो सकती, ये तो गलत है। दूसरा है प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये सही है। तो अब ये पूछ रहा है आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस बताने हैं कि वेदर द ग्राउंड्स टेकन फॉर वाइंडिंग अप इज सफिशिएंट। तो देखो दो ग्राउंड है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो इस बेसिस पे वाइंडिंग अप कर रहे हो, बात समझ में आती है, पर उस बेसिस पे वाइंडिंग अप नहीं किया जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 9 डायरेक्टर्स हैं, ठीक। कंपनी के एओए में ये लिखा हुआ है कि quorum फॉर बोर्ड मीटिंग। देखो quorum क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कमेंस अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम बंदे चाहिए वो उस मीटिंग का quorum होता है, ठीक है। शैल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। आप फाइनल में जब पहुंचोगे वहां एक सेक्शन 174 पढ़ोगे, बोर्ड मीटिंग का quorum यही होता है, पर क्या अभी आपको 174 नहीं लिखना है। Company now intends to amend this article to specify that quorum for board meeting shall be 1/3 of total strength or 4 directors whichever is higher। अब आपको ये पूछ रहा है explain the procedure for including this entrenchment provision in AOA। देखो ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को एओए में एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालना है। तो सबसे पहला एंट्रेंसमेंट प्रोविजन होता है क्या है, आप जब इंटर में जाओगे तो वहां एक सेक्शन 14 है, वो कहता है कि सर एओए का ऑल्टरेशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली एओए एसआर से ऑल्टर हो जाता है, एक बार एसआर को आप 75% मान लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी एओए के ऑल्टरेशन को मोर स्ट्रिक्ट, मतलब मोर देन 75% बना रही है, तो उस प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एसआर से ज्यादा हार्डर वे से या रेस्ट्रिक्टिव वे से आपको क्या करना है, एओए ऑल्टर करना है, तो प्रोविजन क्या कहलाता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन या तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर आ जाएगा या फिर आपको एओए क्या करना होगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो यहां पर कंपनी क्या कर रही है, एओए ऑल्टर कर रही है, फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। प्राइवेट कंपनी में एओए ऑल्टर करना है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के लिए, तो विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, प्लस इसका नोटिस किसको देना होगा, आरओसी। तो इस तरीके से एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या कर सकता है, चेंज। अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो फिर काम केवल एसआर से ही होता है। तो मतलब इसमें मेनली एंट्रेंसमेंट प्रोविजन का मीनिंग, एंट्रेंसमेंट प्रोविजन एओए में आता कैसे है और उसका नोटिस किसको देना होता है, आरओसी को, ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप देखो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। A minor admitted to the benefits of a partnership firm is entitled to certain rights and may also have liabilities to third parties for act of firm। ये राइट्स एंड लायबिलिटीज बतानी है, पर इसने राइट्स एंड लायबिलिटीज केवल कौन सी वाली पूछी है, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। तो यहाँ आपको सेक्शन 30 का रेफरेंस दे दो कि उसकी लायबिलिटी उसका जितना एग्रीड शेयर था उतनी तक ही कहते होगी, उससे ज्यादा कोई लायबिलिटी नहीं होगा, अकाउंट्स और इंस्पेक्ट कहता है इसमें कर सकता है, वो वाले पॉइंट लिख दो। इसने इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी सारे दिए हैं। एमएनएल लिमिटेड एक सप्लायर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, वो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अगस्त 123 विद पीक्यूआर एंटरप्राइज फॉर सेल ऑफ 1000 यूनिट ऑफ माइक्रोचिप्स। चलो अच्छी बात है। तो ये कौन है, सेलर, और एक इसको बेच रहा है पीक्यूआर को, तो ये हो गया बायर। Contract specifically identified the microchips by serial number and confirmed that they were in a deliverable state। देखो अब यहां आपकी हिंट आ गई कि गुड्स आइडेंटिफाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 20 पे जाना। सेक्शन 20 क्या कहता है,
अगर गुड्स कहते हैं इसमें आइडेंटिफाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हुआ तो वो स्पेसिफिक है, बाद में हुआ तो वो असर्टेन है, मतलब नेट नेट गुड्स असर्टेन हो चुका है। कौन से स्टेट में? डिलीवरेबल स्टेट में। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसी समय गुड्स की ओनरशिप किसको पास ऑन हो जाएगी? बायर को। ठीक है, गुड्स डिलीवर्ड होगा कहते हैं इसमें फर्स्ट 23 को, तो कोई इश्यू नहीं है। On August 10, 23, a flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock of microchip, including the 1000 units intended. अब आपको बताना है who shall suffer the loss? Buyer, क्योंकि गुड्स आइडेंटिफाइड हो चुका था। What will be your answer if the microchips are not specifically identified and marked? देखो, पहला वाला हिस्सा कहते हैं इसमें कौन सा गुड्स का है? असर्टेन गुड्स का, या मान लो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है तो स्पेसिफिक गुड्स मान लेते हैं। तो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, आप इस बेसिस पे प्रोविजन लिखो, तो ये तो लॉस बायर का है। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि सर सपोज करो ये गुड्स कहते हैं आइडेंटिफाइड नहीं होता, तो ये अनसर्टेन गुड्स है। अनसर्टेन गुड्स में केवल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल में फिर लॉस किसका कहते हैं इसमें होगा? सेलर का होगा। तो ये सिंपल सा है, क्योंकि अनसर्टेन गुड्स को पहले असर्टेन करो, फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, उसकी इंफॉर्मेशन किसको दो? बायर को। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। A purchased a motorcycle from B and uses it for some time. It turns out that motorcycle sold by B to A was a stolen one. And had to be returned to a rightful owner. A bring action against B for the return of price. Will he succeed? Yes. क्यों? देखो पॉइंट पे जाओ। सेलर बायर को जो गुड्स सेल कर रहा है, सेलर के पास उस गुड्स का कम से कम कहते हैं इसमें क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए। अब सेलर के पास इस गुड्स को सेल करने का तो टाइटल है नहीं, तो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स है। एक बेसिस तो ये लगा दो। दूसरा अगर वो लगाना चाहे तो आपको रेफरेंस के लिए अल्टरनेट आंसर देना चाहिए, नेमो डेट कॉर्ड नॉन एबिट। पर मेरा मानना है मेनली तो वो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स से सॉल्व करेगा। नेमो डेट कॉर्ड नॉन एबिट नो वन कैन गिव व्हिच ही हिमसेल्फ नॉट फॉर। जब ये चोरी का गुड्स करके लाया बी, तो ऑब्वियसली बात है बायर को उस गुड्स का कोई राइट कहते हैं टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, पर वो आप इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स से सॉल्व करो। राइट इन ब्रीफ द कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ ईओए। देखो मॉड्यूल में जाना, सेक्शन 5 ईओए पढ़ना, उसमें कंटेंट्स करके कहते हैं इसमें जितनी डिटेल दे रखी सब लिख दो, इंक्लूडिंग एंट्रेंसमेंट प्रोविजन। थोड़ा सा जो ये मॉडल आर्टिकल है इसमें आपको टेबल F2J इसका रेफरेंस और कहते हैं इसमें देना चाहिए। Diana and Bharti, newly qualified chartered accountants, wish to form a LLP to provide their professional services. अच्छी बात है। वो LLP एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो सेक्शन 11 लिख दो। 2 पर्सन जो LLP बनाना चाहते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ LLP को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट के साथ फाइल करेंगे। एडिशनली वो आपसे चाहते हैं कि सर whether the statement filed along with incorporation document serves as sufficient evidence that all the legal requirements for incorporation of LLP have been fulfilled. Answer है no. क्यों? आप सेक्शन 12 पढ़ना, सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बाय रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, तो LLP का रजिस्ट्रेशन कर देगा और एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा।
Certificate issued by registrar is considered as conclusive evidence about compliance of all legal provisions, not this statement. PQR partnर से कंस्ट्रक्शन फर्म में PQR एसोसिएट्स, P बाय सीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. ओके, ये कौन सी फर्म है? कंस्ट्रक्शन फर्म. और P ने फर्म के लिए सीमेंट खरीदी, तो ये तो P की इंप्लाइड अथॉरिटी में आ रहा है कि वो खरीद सकता है. लेकिन और उसने कहा कि सीमेंट सर हम फर्म के बिजनेस में यूज करेंगे, लेकिन बाद में P नालायक निकला और उसने पर्सनल पर्पस में यूज ले ली. मतलब नेट बात ये है कि एक कंस्ट्रक्शन फर्म का पार्टनर एक सीमेंट सप्लायर के पास आके कहता है सर फर्म के बिजनेस के लिए सीमेंट चाहिए, आप दे दो. सप्लायर ने दे दी, लेकिन उस पार्टनर ने क्या किया, नाम तो फर्म का लिया और यूज खुद के घर बनाने में ले ली. सप्लायर को इस बारे में पता नहीं था, उसने फर्म से प्राइस मांगी. फर्म कहते हैं सर हमें तो सीमेंट कोई मिली नहीं, कौन सी प्राइस. अब हमें डिसाइड करना है क्या फर्म का कंटेंशन टेनेबल है. नो. क्यों? देखो आप थोड़ा सा कहते हैं इसमें पार्टनरशिप एक्ट की कहते हैं इसमें डेप्थ में जाओ. यूनिट 2 सेक्शन 19 से 23 इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर का पार्ट आ जाता है. स्पेसिफिकली इसमें आपको सेक्शन 20 23 इनका रेफरेंस देना चाहिए. What would be your answer if a part of cement so purchased by P was delivered to the firm by him and the rest of the cement was used for him or neither firm nor supplier were aware? तो क्या आपका आंसर क्या होगा? सेम. फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने फर्म को सीमेंट दी या नहीं दी. बात इतनी सी, आप फर्म के नाम से खरीद के ले आए हो, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस से थिंग मैच होती है, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर पे सॉल्व करना था. चलो आगे बढ़ते हैं. पहली बार आईसीआई ने पहले इंटर में होते थे प्रोविजन, फाउंडेशन में तो आपके बाद में है. इतने सालों में पीएफआई पे पहली बार क्वेश्चन बना. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है? जब आप 2 क्लॉज कहते हैं इसमें 72 पर जाओगे तो वहां पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिटेल दे रखी है, जो ऑलरेडी नोटिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी, आईडीएफसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक्टिव या फिर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस. फिर कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 4A में जो नोटिफाइड थे. Other institution as may be notified as PFI by central government after consultation with RBI. तो सीजी आरबीआई से कंसल्ट करके किसको पीएफआई डिक्लेयर कर सकती है? नंबर 1, जिसका इनकॉर्पोरेशन किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट से हुआ पर वो कंपनीज एक्ट 30 नहीं होना चाहिए, या फिर जिसकी 51% और मोर पेड अप कैपिटल किसके पास है, वही गवर्नमेंट कंपनी वाला फॉर्मूला, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से. अब देखो इसे सॉल्व करो. सीजी के पास कितनी है? 26%. एसजी के पास 18, एसजी एक और है 24. अब इस डेटा की टोटल देखो आप कितनी कहते हैं इसमें हो जाएगी 68%. तो क्या इसको पीएफआई कंसीडर किया जा सकता है? यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके इसको पीएफआई का स्टेटस दे दे. सेकंड, क्या कंपनी के लिए मैंडेटरी या कॉमन सील रखना? नो. 2015 के अमेंडमेंट के बाद कॉमन सील का भी ऑप्शनल. तुमने लिख दिया इफ नॉट, तो क्या अल्टरनेट अवेलेबल है? कोई बात नहीं भाई, कॉमन सील जिस डॉक्यूमेंट में लगाते हैं उसकी जगह 2 डायरेक्टर के साइन या 1 डायरेक्टर प्लस 1 सीएस के साइन कर दो, काम हो जाएगा. व्हाट आर द एग्रीमेंट्स जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और कोई से भी 6 लिख दो. देखो वहां पर जब आईसीए में जाओगे तो यूनिट 3 के अंदर सेक्शन 23 है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. उसके एक पार्ट में दे रखा है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. वहां 8 एग्रीमेंट है, कोई से भी 6 लिखना. ठीक है, तो चाहे आप स्टेपलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड सिंपैथी लिख दो, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट कहते हैं इसमें लिख दो, या फिर एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद पर्सनल लिबर्टी, कोर्स ऑफ जस्टिस,
इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन है, कई सारे वो आप मेंशन कर दो। ABC jointly promised to pay D, jointly मतलब जॉइंट प्रॉमिसर। देखो जॉइंट प्रॉमिसर आते ही आपके सेक्शन 42 से 45 के प्रोविजन बनाए हुए, ठीक है। सम ऑफ रुपीज 6000। सबसे पहला डी कौन है, प्रॉमिसी या क्रेडिटर। तो क्या डी कंपेल कर सकता है एनी ऑफ थ्री पार्टीज टू पे रुपीज 6000? आंसर है यस। जॉइंट प्रॉमिसर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू परफॉर्म। मान लो C is compelled to pay the whole amount to D. Can he recover anything from A and B when both A and B were solvent? Yes. वो contribution मांग सकता है, 2000 ले लेगा। A is not in a position to pay anything, तो rupees 3000 from B, क्योंकि अगर एक प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं कर पाया दूसरे से ले लो। What are the rules governing the compensation payable in the event of dishonor of a negotiable instrument? इसमें देखो आपको सेक्शन 117 लिखना है। इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, और पार्टीज डिस्टेंट प्लेस पे रहते हैं तो उसके खर्चे। अशोक एंड विमल आर परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। बहुत खुशी की बात है भाई। वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है और फंक्शंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडियन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। देखो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के फंक्शंस में आप जब चैप्टर 1 के एंड में जाओगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कोर्ट की हायरार्की, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कहते हैं इसमें आपके लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ एफसीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो आंसर में आ जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन पूछा था। 5A1 Institute of Science Pune placed an order for various chemical worth ₹1,50,000 from a supplier in Delhi। बहुत अच्छी बात है। Buyer made full advance payment, चलो कोई बात नहीं, and the seller dispatched the consignment via courier of his own choice without reserving the right to disposal over the goods। देखो अब ये तो सिंपल सा लॉजिक है। कंसाइनमेंट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड बायर सीक अ रिफंड फॉर द प्राइस, तो आपको बताना है बायर का क्लेम वैलिड है, नो। इसमें आप सेक्शन 40 डेटेरियोरेशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, थोड़ा सा रेफरेंस सेक्शन 26 रिस्क क्लासेस विद प्रॉपर्टी लिख दो। अगर सेलर ने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को अपने पास रिजर्व नहीं किया है तो ऐसे केस में जो भी ट्रांजिट रिस्क होती है गुड्स की वो किसकी मानी जाती है, बायर की। Others visited an authorized car showroom and purchased a car of his choice without conducting a detailed inspection। Others ने कार का इंस्पेक्शन नहीं किया। After making the payment and taking delivery of the car, he discovered a defect in the engine that could not have been detected even with a reasonable inspection। मतलब देखो बायर एक कार खरीद रहा है, उस कार के अंदर डिफेक्ट है, वैसे तो बायर ने इंस्पेक्शन नहीं किया पर ये कह रहा कर भी देता तो भी पता तो चलता नहीं। चलो अब आपको बताना है whether others can invoke the implied condition of merchantability and repudiate the contract due to the defect in car। yes। ठीक है, पर ये मर्चेंटेबिलिटी के बिया पर लेके जा रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रोविजन कहते हैं, इसमें जो गुड्स है वो सैंपल बेसिस पे सेल किया जा रहा है। गुड्स में कोई हिडन डिफेक्ट है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। वो रेफरेंस भी लिख देना। अब ये तो कुछ तो लॉटरी वाली क्वेश्चन थे। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28 का रेफरेंस दे दो। जो पार्टनर नहीं है फिर भी अपने आप को बाय वर्ड्स और कंडक्ट करते हैं पार्टनर के भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, करने देता है, थर्ड पार्टी उसके रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके फर्म को क्रेडिट दे देती है, तो फिर वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लावेबल होगा। नॉमिनल पार्टनर,
जो केवल नेम से पार्टनर है विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ फर्म, मतलब ना तो कैपिटल लगाता है, ना ही वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, ना ही वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, may occur by mutual agreement with the consent of majority of partners, while compulsory dissolution requires an order from the court. Discuss the statement. देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। मेजॉरिटी नहीं होता है, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आएगा। While compulsory dissolution requires an order from the court, नहीं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत कहते हैं इसमें नहीं है, या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को कहते हैं इसमें छोड़कर कहते हैं इसमें बाकी सारे पार्टनर्स कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गए, या फर्म के बिजनेस को क्या कर दिया जाए, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब इसमें आपको सेक्शन 44 नहीं लगाना, ये सेक्शन 39 से 43 वाले एंगल पे सॉल्व हो जाएंगे, 40 से 43 वाले में। फिर अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, a consent is said to be induced by undue influence where relation existing between parties are such that one party is in a position to dominate the will of other and uses this position to obtain an unfair advantage. फिर when a party is deemed to be in position to dominate the will of another, आप undue influence के essential elements कहते हैं पढ़ोगे, तो डोमिनेटिंग पोजीशन में कब कहते हैं इसमें माना जाएगा, जब वो पार्टीज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में स्टैंड करती है, तो वो उसके भी आप पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। अंजलि परचेज वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वर्थ ₹15,000 ड्यूरिंग द लास्ट वीक फ्रॉम सुशील शॉपकीपर। ये बायर, ये सेलर, ठीक है, ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month। After a fortnight, she makes out a blank promissory note. Blank promissory note आते ही आपको प्रोविजन लिखने चाहिए इन छोटे, वैसे इन छोटे नहीं होता है, इन क्विट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 20, signed it and delivered to Sushil, who further endorsed it to Manish for the payment of his dues. मनीष हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो देखो मनीष तो कौन है, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सुशील कौन है, होल्डर। filled up the due amount of ₹7,000 from Sushil and on maturity presented to Anjali for payment। अंजलि क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है और कह देती है कि सर हमारा तो एग्रीड अमाउंट 15,000 था। अब क्लैरिटी है, अंजलि ने सुशील से गुड्स खरीदा और उसको एक ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट दे दिया और कह दिया कि सर 15,000 तक बिल कर लेना। तो सुशील तो अंजलि से कितना रिकवर कर सकता है, 15,000 ही। एचडीसी उस इंस्ट्रूमेंट पर कहते हैं इसमें क्या कर सकता है, जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना रिकवर कर सकता है अगर वो कवर्ड बाय स्टैम्प है। तो मतलब एचडीसी कौन है अपना, मनीष, मनीष कितना रिकवर कर सकता है, 17,000। पर सुशील की बात आती तो वो कितना रिकवर कर सकता था, केवल 15,000। तो होल्डर और एसडीसी की राइट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। पिछली बार देखो इन्होंने एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट पूछ ली, इस बार इनक्वेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट पूछ ली, ठीक है। प्रिया स्मॉल बिजनेस ओनर रिसीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हर कस्टमर संजय। तो प्रिया होल्डर हो गई, which is due for payment on October 15। On October 12, Priya presents the bill of exchange for payment at संजय ऑफिस। देखो बात पेमेंट की हुई थी 15 को, आप 12 को लेके अगर इसका आंसर घुमाएगा तो केवल वो इसी बेसिस पे। बिजनेस आवर्स, संजय वहां पर अवेलेबल नहीं है, प्रिया ने बिल संजय के असिस्टेंट को दे दिया, रिक्वेस्ट किया कि सर इसको संजय को दे देना जब वापस आए। असिस्टेंट भूल गया, संजय डज नॉट मेक द पेमेंट बाय द ड्यू डेट एंड द बिल इज डिसऑनर्ड। हमें डिसाइड करना है कि जो प्रिया ने प्रेजेंटेशन ऑफ बिल किया है इज अ वैलिड अंडर लॉ। देखो बिजनेस आवर्स में किया, आप होल्डर को दे दो या उसके बंदों को दे दो, उसमें तो कोई समस्या कहते हैं इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा जो डेट वाला इश्यू है
क्योंकि आपने 12th को प्रेजेंट कर दिया, जबकि बिल ड्यू फॉर पेमेंट करता है 50। अब देखो ये तो वो सामने वाला किस बेसिस पे चॉइस करता है। अगर उसने इसको बेस बताया तो वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं है, और अगर इस पे बेस नहीं दिया, उसने इन जनरल ले लिया, तो आपने सही प्रेजेंट किया तो आप पेमेंट मांग सकते हो। फिर एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, सेक्शन 189। अगर कोई एजेंट इमरजेंसी में प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं इसमें कोई भी काम करता है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी बनती है? प्रिंसिपल की। और इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, वो लिख दो। सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट दोनों के डिफरेंस है, कोई से भी 6 पॉइंट और 6 मार्क्स, ये तो फिर भी आपके लिए आसान है। लास्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ बायर व्हेन सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई बायर को सेलर से क्या चाहिए? प्राइस, तो शूट फॉर प्राइस। प्राइस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट, तो शूट फॉर इंटरेस्ट। फिर शूट फॉर डैमेजेस, अगर मान लो सेलर ने नहीं दिया और बायर को गुड्स महंगे में कहते इसमें मिल गए। शूट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय सेलर, और वो एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट नेट देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार काफी सारे दिए थे सितंबर 24 के कंपेरिजन में। पेपर आसान था, मैंने आपको सॉल्व कहते इसमें करवा दिया। अब देखो इस पेपर में बोनस मार्किंग के चांसेस कोई 2 to 3 मार्क्स का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन में कोई गड़बड़ कहते इसमें थी नहीं। ठीक है, हाँ अगर आपकी कैलकुलेशन में 40 से 45 का जुगाड़ बैठ रहा है तो आपको अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करनी चाहिए। रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट में नेगेटिव से ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो जब भी आना है आ जाएगा। आप उस बेसिस पे चलो कि अगर मैं पास हो गया तो मेरा 1 महीने का टाइम बचेगा, जो आपको इंटर में क्या करेगा? मदद देगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, बाय बाय।